हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस हिंदी विषय के पाठ्य योजना में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे हिंदी विषय की पाठ्य योजना और वो विषय है गद्यांश। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं हिंदी विषय की पाठ्य योजना संख्या 54 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी उसके बाद विद्यालय का नाम मेंशन करेंगे। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि आप पुरुष हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और यदि आप महिला हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड। आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड के यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद कक्षा है 6, विषय है हिंदी, प्रकरण है तो आज का प्रकरण है सांस सांस में बांस। उसके बाद है अवधि है 45 मिनट। किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप हिंदी विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में हिंदी गद्य साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में मातृभाषा के प्रति रुचि पैदा करना। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में हिंदी शब्द भंडार का विकास करना। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की रचनात्मक वृत्ति का जागृत करना। ठीक है, उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और उनमें किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्र छात्रा सांस सांस में बांस पाठ के लेखक का जीवन परिचय जानने में सक्षम होंगे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र छात्रा इस पाठ के माध्यम से बांस के बारे में जानने में सक्षम होंगे। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र छात्रा इस पाठ में बांस का विभिन्न प्रकार के उपयोग के बारे में जानने में सक्षम होंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और स्पष्टीकरण विधि इत्यादि। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है। जैसे देखिए चौक, डस्टर, श्यामपट, संकेतक और कक्षा उपयोगी सामग्री इत्यादि। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्र छात्रा महाभारत काल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण हेडिंग होता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो देखिए प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप। ठीक है, और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है, इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें सभी प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए और पूर्व ज्ञान के आधारित होनी चाहिए। ठीक है, इसमें छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे। छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करते हैं महाभारत काल में महाराज पांडु के कितने पुत्र थे। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, देखिए छात्र छात्रा उत्तर देते हैं 5 पुत्र थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, छात्र छात्रा उत्तर देते हैं 5 पुत्र थे। ठीक है, अब इस शब्द को लेकर छात्र अध्यापक
पुनः एक प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो देखिए छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, उन 5 पुत्र के नाम बताइए। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी कौन थे? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, भगवान श्री कृष्ण कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं मुरली, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं, मुरली किससे बनाई जाती है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं बांस से बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक छठा प्रश्न करते हैं, सांस सांस में बांस पाठ के बारे में आप क्या जानते हो? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर छात्र छात्रा नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग सांस सांस में बांस पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं, ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, ठीक है, यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे लेखक का जीवन परिचय और सांस सांस में बांस पाठ के लेखक का जीवन परिचय के बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बताते हैं, एलेक्स जर्ज एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई वनस्पति शास्त्री हैं। उनका जन्म 4 अप्रैल 1939 को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है। 11 जून 2012 को डॉक्टर जॉर्ज को वनस्पति शास्त्री, इतिहासकार और लेखक के रूप में संरक्षण और पर्यावरण की सेवा के लिए विशेष रूप से ऑस्ट्रेलियाई वनस्पतियों के क्षेत्र में और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर संगठनों के साथ भूमिकाओं के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया के ऑर्डर का सदस्य नामित किया गया था, ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे लेखक का जीवन परिचय। पहला पॉइंट में लिखेंगे एलेक्स जॉर्ज एक पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई वनस्पति शास्त्री है, ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे उनका जन्म 4 अप्रैल 1939 को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न करते हैं एलेक्स जॉर्ज का जन्म कब हुआ था? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं 4 अप्रैल 1939 को, ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे सांस सांस में बांस पाठ का सारांश और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, यह पाठ एलेक्स एम जॉर्ज द्वारा लिखित है जो बांस के बारे में है। बांस भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ के कई समुदायों का भरण पोषण बांस से होता है। नागालैंड में रहने वाले लोगों ने तो बांस से ही चीज़ें बनाना सीखा, तभी से वहाँ बांस का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे, ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर सांस सांस में बांस पाठ का पहला पारा लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे, एक जादूगर थे चगकी चंगलनवा ... फिर नए डिजाइन भी बनाए, ठीक है। और इस पारा के बारे में छात्र अध्यापक जो समझाएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या समझाते हैं, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं एक जादूगर थे जिनका नाम था चगकी चंगलनवा। उन्होंने अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के जादू से करतब दिखाते थे।
परंतु जब उन्होंने मृत्यु को प्राप्त होने को हुए तो उन्होंने बताया कि जब मुझे दफनाओगे उसके बाद छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखना तो वहाँ पर कोई नया चीज मिलेगी। कहा जाता है कि उसके मरने के छठे दिन कब्र खोदी गई और उसमें बांस से बनने वाले टोकरियों के विभिन्न डिजाइन मिली। ये सभी डिजाइन को लोग नकल कर बांस की विभिन्न डिजाइन से टोकरियां बनाए। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपाठ कार्य पर छात्र अध्यापक जो सांस सांस में बांस पाठ के पहला पारा पढ़ाए उसमें जो कठिन शब्द थे उसके अर्थ लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए हेडिंग देंगे कठिन शब्दों के अर्थ। पहला है कर्तव्य। कर्तव्य का अर्थ होता है करामात। दूसरा है दफनाए। दफनाए का अर्थ होता है मुर्दे को जमीन में गाड़ने का काम। ठीक है, उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, चंगकी चंगलनवा कौन थे? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा उत्तर देते हैं जादूगर थे। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, जादूगर चंगकी चंगलनवा के मरने के कितने दिन बाद कब्र को खोदा गया? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं छठे दिन। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर सांस सांस में बांस पाठ के दूसरा पारा लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे, बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में डॉट 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 बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। ठीक है, और इस सांस सांस में बांस पाठ का दूसरा पारा के बारे में छात्र अध्यापक जो समझाएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए छात्र अध्यापक क्या समझाते हैं, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत अधिक होता है। बांस भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर बांस से बनने वाली चीज़ों का खूब चलन है। यहाँ के कई समुदाय ऐसे हैं जिनका भरण पोषण बांस से होता है। खास तौर पर देश के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड में बांस की चीज़ें बनाने का काफ़ी प्रचलन है। इंसान जब से अपने हाथों से विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाना शुरू किया तभी से बांस का प्रयोग विभिन्न चीज़ें बनाने के लिए हो रहा है। धीरे धीरे बांस से चीज़ें बनाने में विभिन्न प्रकार के डिजाइन का बदलाव हो रहा है। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपाठ कार्य पर छात्र अध्यापक जो सांस सांस में बांस पाठ के दूसरे पारा पढ़ाए उसमें जो कठिन शब्द थे उसके अर्थ लिखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग देंगे कठिन शब्दों के अर्थ। पहला है बहुतायत, इसका अर्थ होता है बहुत अधिक। ठीक है, दूसरा है चलन, चलन का अर्थ होता है रिवाज। तीसरा है प्रचलन, प्रचलन का अर्थ होता है चलन। और चौथा है तरकीब, तरकीब का अर्थ होता है तरीका। ठीक है, उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, सांस सांस में बांस पाठ में किस राज्य की बात की जा रही है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं नागालैंड। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, बांस भारत के किस क्षेत्र में बहुत उगता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। इसमें छात्र अध्यापक जो पढ़ाए उसे पुनः रिक्रिएशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुत पाठ एलेक्स एम जॉर्ज द्वारा लिखित है जो बांस के बारे में है। बांस भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ के कई समुदाय ऐसे हैं जिनका भरण पोषण बांस से होता है। खास तौर पर देश के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड में बांस की चीज़ें बनाने का काफ़ी प्रचलन है। बांस से विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाई जा सकती है, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, फर्नीचर और खिलौने आदि। ठीक है, उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने
45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया ये जानने के लिए इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, भारत में बांस किस प्रांत में अधिक पाया जाता है। दूसरा प्रश्न करते हैं, बांस इकट्ठा करने का मौसम कौन सा है। उसके बाद आता है गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और आप उन्हें अच्छे से चेक भी कर सके। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न करेंगे, बांस से बनाई जाने वाली चीजों में सबसे आश्चर्यजनक चीज आपको कौन सी लगी और क्यों। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।